कई साल तक ताइवान पर चीनी अधीनता को अनिवार्य मानने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब बड़ा झटका लगा है। कुछ घातक अभी अभी ताइवान जलडमरू मध्य में प्रवेश कर चुका है और इसने ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे चीन को शर्मिंदा होना पड़ा है। लेकिन ट्विस्ट यह था कि यह ताकत ताइवान ने नहीं दिखाई थी। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के एक दुश्मन की ओर से था, जिसने दिखा दिया कि वह चीन को कभी भी कहीं भी मिटा सकता है। जापान ने शानदार अंदाज में मैदान में कदम रखा है। 17 अप्रैल को खबर आई कि एक जापानी युद्धपोत की कार्रवाई से चीन चौंक गया। ताइवान जलडमरू मध्य में चीन द्वारा लगभग 40 दिनों तक सैन्य अभ्यास किए जाने के बाद जापान ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जवाब दिया। जापान ने अपने सबसे शक्तिशाली विध्वंसकों में से एक JS इकाजुची को उसी जलडमरू मध्य में भेजा जहां वो 14 घंटे रुका और फिर अपनी मर्जी से चला गया। चीन ने जहाज नहीं भेजा क्योंकि वह जापान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। 14 घंटे तक शी जिनपिंग के चेहरे पर तमाचा मारा गया, जो एक ऐतिहासिक कदम था और चीन को स्पष्ट संदेश है कि जापान की पुरानी निष्क्रिय सैन्य रणनीति अब खत्म हो चुकी है। ये एक ऐसा कदम है जिसके स्पष्ट भू राजनीतिक और भौगोलिक परिणाम हैं और इनमें से कोई भी चीन या उसके सहयोगियों के लिए अच्छा नहीं है। इस सब पर चर्चा करने से पहले उस जहाज के बारे में सोचिए जिसे जापान ने भेजा था। इसके पीछे एक अच्छा कारण है कि चीन ने जापान के विध्वंसक के साथ ताकत का मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि JS इकाजुची एक खास जहाज है। मार्च 2001 में सेवा में शामिल किया गया ये जहाज की कुछ मजबूत विशेषताएं हैं। ये जहाज 30 नॉट्स करीब 35 मील बर घंटा की गति से चलता है और इसमें कई तरह के हथियार लगे हैं जो इसे नौसैनिक व हवाई लक्ष्यों के लिए खतरनाक बनाते हैं। एक ऑटोमलारा 76 मिमी गन के साथ साथ 2 20 मिमी फैलेनेक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम लगे हैं जो प्रति मिनट 4500 राउंड की दर से फायरिंग करते हुए लक्ष्यों को चीरने में सक्षम है। जापानी जहाज में 8 SSM-1B एंटीशिप मिसाइलें, 324 मिमी टॉर्पीडो ट्यूब्स की जोड़ी और 2 16 सेल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगे हैं, जिनमें एक में इवॉल्व्ड सी स्पेरो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। चीन इस जहाज से टकराव नहीं चाहता था। अगर शी ने कोशिश भी की तो JS काजुची के पास हर तरह के खतरे से निपटने के लिए हर जरूरी चीज मौजूद है, चाहे वो खतरा किसी भी रूप में क्यों ना हो। लेकिन चीन पहले से जानता था कि उसे अपनी बेइज्जती का घूंट पीना पड़ेगा। ताइवानी जल क्षेत्रों में ताकत दिखाने की शी की कोशिशों के बावजूद JS काजुची का आना और 14 घंटे रुकना पहली बार नहीं है जब जापान ने हाल के वर्षों में शी को ऐसा संदेश भेजा है। सितंबर 2024 में टोक्यो ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए जब ससानामी ने ताइवान जलडमरू मध्य की यात्रा की तो पहली बार अपने किसी युद्धपोत को वहां भेजा। 2025 में जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के 2 और जहाजों ने भी यात्रा की। शी जिनपिंग के लिए हालिया अपमान यह है कि अक्टूबर 2025 में सनाई ताकाइची के जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जापान के युद्धपोत ने ताइवान जलडमरू मध्य पार किया। ये खुद में संदेश है। जापान के नए नेतृत्व का मतलब ये नहीं कि वह चीन को उकसाने की चिंता कर रहा है। चीन को इसका जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। यही संदेश शी और उनके साथी सालों से दे रहे हैं, जब देश ने ऐसी नौसेना बनाई जिस पर दुनिया ईर्ष्या करे। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक चीन के पास 841 नौसैनिक परिसंपत्तियां हैं, जिससे यह संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन अपनी नौसेना के कुल टन भार के मामले में भी दूसरे स्थान पर है, यानी देश के पास बड़े जहाज है जो खतरा पैदा करते हैं। इस सैन्य विस्तार का मकसद था कि चीन इंडो पैसिफिक के समुद्री इलाकों पर इतनी पकड़ बनाए कि जापान जैसे देश भी डरकर अपने युद्धपोत वहां न भेजे जहां चीन की रुचि हो। शी जिनपिंग की ताइवान जलडमरू मध्य में गहरी रुचि है, फिर भी जापान ने वहां एक प्रमुख विध्वंसक भेजा। चीन की प्रतिक्रिया ऐसी है जैसे किसी ने जबड़े पर घूसा मारा और आप सिर्फ नाराजगी भरा पत्र लिखकर निंदा कर रहे हो। चीन अब तक सिर्फ जापान की कथित उकसावे वाली कार्रवाई की कमजोर निंदा कर पाया है। साथ ही कुछ और भी कमजोर समाचार रिपोर्टें आईं जिन्होंने जापान की कार्रवाई को चीन की शांति बनाए रखने की कोशिशों का अपमान बताने की कोशिश की। अरब न्यूज के मुताबिक चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ग्यो जिकुन ने जापान के युद्धपोत की
ताइवान जलडमरू मध्य में तैनाती पर बस इतना ही कहा। शक्ति प्रदर्शन, लगातार गलतियां और चीन की संप्रभुता के लिए खतरा। उस बयान में दिखता पाखंड अविश्वसनीय है। शी वर्षों से ताइवान की संप्रभुता को धमका रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें यह नहीं रोकेगा कि वे अपने प्रवक्ताओं का इस्तेमाल करके उन्हीं आरोपों को उन देशों पर लगाएं जो उनकी बातों पर नहीं चलते। निप्पॉन ने गुओ के और बयान जारी किए जब प्रवक्ता ने कहा कि जापान की कार्रवाई ताइवान जलडमरू मध्य की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाती है और जापान ने एक लाल रेखा पार की। फिर से ये चौंकाने वाली प्रतिक्रिया है, खासकर जब चीन इसी जलडमरू मध्य में ताइवान को लगातार धमकाता है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अलग नजर आता है वह यह है कि चीन ने बहुत सारे बयान जारी किए लेकिन किसी भी तरह की सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि चीन ने यह दावा जरूर किया कि उसने जापानी जहाज पर नजर रखी थी। हम मानते हैं कि ये भी कुछ है। चीन द्वारा दावा किए गए जल क्षेत्रों में अवरोधन की कोशिश नहीं हुई, लेकिन शी और उनके चहेते देखते रहे जबकि एक जापानी विध्वंसक ताइवान जलडमरू मध्य से 14 घंटे आराम से गुजरा। हकीकत यह है जिसे चीन किसी को नहीं बताना चाहता कि शी ने ही ये सब शुरू किया था और अब वह ऐसे लग रहे हैं जैसे आगे बढ़ने से डर रहे हों। मार्च अप्रैल में चीन ने 40 दिन तक ताइवान जल क्षेत्र की नौसैनिक नाकाबंदी का अभ्यास किया, जिससे स्पष्ट है कि शी आक्रमण का आदेश देने के करीब है। दिसंबर 2025 में चीन ने ताइवान के चारों ओर कई सैन्य अभ्यास किए, जिनमें नाकाबंदी और प्रमुख जगहों पर कब्जा करने का अभ्यास शामिल था। उस अभ्यास में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स शामिल थी। जस्टिस मिशन 2025, जिसे चीन ने नाम दिया, तब हुआ जब अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियार पैकेज को मंजूरी दी, जो अब तक के सबसे बड़े अमेरिकी पैकेजों में से एक है। क्या ताइवान जलडमरू मध्य में शांति भंग करने वाला जापान है? कुछ तो हमें यह बताता है कि शांति को बिगाड़ने के लिए चीन ने सबसे ज्यादा काम किया है। जापान भी चीन की डराने की कोशिशों का शिकार रहा है। फरवरी में चीन ने 20 से ज्यादा नावों का मछली पकड़ने वाला बेड़ा जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में भेजा। EEZ समुद्र का वह क्षेत्र है जो देश के क्षेत्रीय जल से 200 समुद्री मील तक फैला होता है और उस देश के संसाधनों पर अधिकार होता है। चीन द्वारा उस EEZ में मछली पकड़ने वाली नावें भेजना एक सतही उकसावे की कार्रवाई थी। शी की ओर से यह संदेश था कि चीन कभी भी जापान द्वारा संचालित जल क्षेत्र में घुस सकता है और टोक्यो की नाक के नीचे से संसाधन चुरा सकता है। लेकिन चीनी मिशन इससे कहीं ज्यादा गहरा था। चीन का मछली पकड़ने वाला बेड़ा असल में नागरिक भेष में भेड़िया था, क्योंकि वे जहाज वहां सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ करने के लिए मौजूद थे। असल में क्या था पता नहीं, शायद जासूसी। हमें कभी पता लगाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस घुसपैठ के जवाब में जापान ने सैन्य अटैक हेलीकॉप्टर और जल तोपों से लैस गश्ती जहाज भेजे ताकि चीनी मछली पकड़ने वाले बेड़े को जापान के जल क्षेत्र से भागने के लिए मजबूर किया जा सके। यही अंतर है, चीन अपने जहाज जापानी जल क्षेत्र में भेजता है और उसे स्पष्ट सैन्य प्रतिक्रिया मिलती है जो शी को किस्मत न आजमाने का संकेत देती है। लेकिन जापान एक युद्धपोत को ताइवान जलडमरू मध्य से 14 घंटे की यात्रा पर भेजता है, जिसे चीन अपना मानता है, और चीनी नौसेना की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। न तो कोई त्वरित प्रतिक्रिया थी, न ही जापानी जहाज को रोकने की कोई कोशिश। बस एक अपमानित चीनी राष्ट्रपति थे जो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सके कि अपने किसी करीबी को इस उकसावे पर रोने के लिए कह दे। शी को और बातों पर भी दुखी होना चाहिए। जापान के संकेतों से अब शी जान गए हैं कि ताइवान पर हमले की उनकी योजना खतरे में है। अब इन योजनाओं में कई समस्याएं आ रही हैं जिन्हें हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। हम आपको सुर्खियों के पीछे की पूरी तस्वीर दिखाते हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। जापान की ताइवान जलडमरू मध्य में कार्रवाई ने शी को संदेश दिया। दरअसल 2 संदेश थे। पहला, जापान ने चीन के राष्ट्रपति को बता दिया है कि वह ताइवान जलडमरू मध्य की नाकाबंदी का अभ्यास भर नहीं कर सकता और यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह बच निकलेगा। JS इकाजुची का उस जलमार्ग से गुजरना जापान का चीन को संदेश है कि कोई नाकाबंदी उन्हें नहीं रोक सकती। जापानी जहाज जब चाहे चल सकते हैं। लेकिन दूसरा संदेश और शी जिनपिंग के नज़रिए से कहीं ज़्यादा अहम यह है
कि जापान अब वह निष्क्रिय सैन्य रवैया नहीं अपना रहा है जिसने दशकों तक इंडो पैसिफिक में उसकी भूमिका को परिभाषित किया था। उस रुख के तहत जापान ने सालों तक सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने का ही संकल्प लिया था। जापान के पास असल में कोई सैन्य बल नहीं था, कम से कम उस मायने में कि वह किसी दूसरे देश पर हमला कर सके। उसके पास एक ऐसी सेना थी जो आत्मरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो सक्रिय रूप से ऐसे काम नहीं करती थी जैसे कि अपने क्षेत्र के बाहर के पानी में युद्धपोत भेजना। पिछले 20 वर्षों में जापान में काफी बदलाव आया है। सितंबर 2015 में जापान के सिद्धांत में बदलाव के संकेत पहले ही दिखने लगे थे। तब बीबीसी ने प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नए कानूनों पर रिपोर्ट की थी, जो इस देश के संविधान द्वारा दी गई अनुमति की कहीं अधिक व्यापक व्याख्या की इजाजत देते थे। उस संविधान में खास तौर पर अनुच्छेद 9, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू किया गया था, में कहा गया है, जापानी लोग हमेशा के लिए युद्ध और बल के प्रयोग या उसकी धमकी का त्याग करते हैं। आबे के नए कानून ने इस पूरे मामले में सक्रिय शांतिवाद नाम की एक नई अवधारणा को शामिल किया। जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा के बढ़ते खतरे पुराने संविधान को अप्रासंगिक बना रहे थे। शांतिवाद तभी तक काम करता है जब कोई दूसरा देश बड़े पैमाने पर सैन्य विस्तार नहीं कर रहा हो, जो साफ तौर पर उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बनाने के लिए किया जा रहा हो। एक दशक से भी अधिक समय बाद ईस्ट एशिया फोरम ने घोषणा की कि जापान का चुपचाप शांतिवाद से दूर होना अब काफी ज्यादा मुखर होता जा रहा है। देश ने अपनी आधिकारिक सुरक्षा सहायता यानी OSA प्रणाली शुरू की है, जो जापान को उन देशों को जापानी रक्षा उपकरण देने की अनुमति देती है जिन्हें जापान अपने समान विचारधारा वाले देश मानता है। ये 2023 में लागू कार्यक्रम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे देशों को सुसज्जित करने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में जापान द्वारा दी गई धनराशि सैन्य रूप से बहुत कम है। सिर्फ 2023 में $12.5 मिलियन, 2024 में $31.2 मिलियन तक और फिर 2025 में $44.3 मिलियन। आप शायद यहाँ एक पैटर्न देख रहे होंगे। हर गुजरते साल के साथ जापान अन्य देशों को सैन्य सहायता पर अधिक खर्च कर रहा है और इनमें से अधिकांश सहायता उन देशों पर केंद्रित है जो उन समुद्री मार्गों के किनारे स्थित हैं जिन्हें जापान अपने व्यापार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है। चीन भी इन समुद्री मार्गों पर नजर रखता है और शी OSA को जरूर खतरा मानेंगे। जापान ने घोषणा की है कि उसका OSA बजट 2026 में $116 मिलियन होगा, जो 2025 की तुलना में दोगुना से अधिक है। यहाँ हम एक सोते दैत्य के जागने को देख रहे हैं। ये छोटी शुरुआत है उन देशों को सैन्य सहायता में कई मिलियन डॉलर देना जो संयोग से चीन का विरोध करते हैं, साथ ही युद्धपोतों को उस एकमात्र जलमार्ग में भेजना जहां चीन चाहता है कि उसके अलावा कोई और युद्धपोत ना हो। लेकिन अब जापान धीरे धीरे उस शांतिवाद को छोड़ रहा है जो दशकों से उसकी विदेश और रक्षा नीतियां तय करता था। जापान समझता है कि इंडो पैसिफिक में ताइवान के अलावा वही शी जिनपिंग की आक्रमण योजनाओं में सबसे बड़ी बाधा है। ये सिर्फ जापान की सैन्य ताकत की बात नहीं, शी जिनपिंग देख भी रहे होंगे और चिंतित भी होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वह ताइवान पर हमला करने का फैसला करते हैं तो जापान पूरे चीनी नौसेना के लिए एक भौगोलिक जाल बन सकता है। चीन की सबसे बड़ी समस्या। जापान के साथ समस्या यह है कि वह सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये एक बड़ा द्वीप है और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है जो पूर्वी चीन सागर तक फैले हुए हैं और देश को फिलीपीन सागर में और अगर जरूरत पड़ी तो दक्षिण चीन सागर में भी लाभकारी स्थिति प्रदान करते हैं। आइए एक पल के लिए ताइवान पर आक्रमण की स्थिति की कल्पना करें। शी की आदर्श स्थिति होगी कि चीन ताइवान पर हमला करे और बाकी देशों को इसकी परवाह न हो। चीन की पूरी नौसैनिक ताकत ताइवान पर केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चीन को ताइवान पर हमला करने और सहयोगियों को रोकने के लिए अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां प्रशांत महासागर में भेजनी होंगी। चीन के रास्ते में जापान एक प्राकृतिक दीवार है जिसे चीन जानता है। ये इस दीवार को प्रथम द्वीप श्रृंखला कहता है, जो जापान के दक्षिण में ओकिनावा से लेकर ताइवान तक फैली हुई है। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह है जिसे जापान नियंत्रित करता है और चीन दावा करता है। आकार में छोटे होने के कारण ये द्वीप समूह शायद महत्वहीन लगते हैं, लेकिन ये मियाको जलडमरू मध्य के ठीक उत्तर में स्थित है, जिससे होकर
चीन के युद्धपोतों को प्रशांत महासागर तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है। ओकिनावा द्वीप ryukyu द्वीप समूह में है, जिसमें मियाको और यायामा द्वीप भी आते हैं। साफ दिखता है कि जापान ही समस्या है। चीन ताइवान की मदद करने वाली अमेरिकी सेना को रोकना चाहेगा, लेकिन अगर जापान मियाको जलडमरू मध्य बंद कर दे तो वह ऐसा नहीं कर सकेगा। शी जलडमरू मध्य की नाकाबंदी कर सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इससे चीन जापान की द्वीप श्रृंखला को बंधक बना सकता है। यह आदर्श समाधान नहीं है, क्योंकि यदि चीन के युद्धपोत नाकाबंदी में व्यस्त है तो वे अमेरिका को प्रशांत महासागर में जहाज भेजने से नहीं रोक सकते। मियाको जलडमरू मध्य ताइवान से दूर एक और नौसैनिक युद्ध का केंद्र बन सकता है और शी अपना ध्यान बंटने का जोखिम नहीं उठा सकता। ध्यान भटकाने की बात हो तो जापान जापानी प्रादेशिक जल क्षेत्र में नाकाबंदी बनाने की चीन की कोशिश को हल्के में नहीं लेगा। चीन कोशिश कर सकता है, लेकिन जापान शायद अपने युद्धपोत तैनात करेगा और मुख्य भूमि व द्वीपों से मिसाइलें दागकर चीन के जहाजों को निशाना बनाएगा। साथ ही शी के लिए ओकिनावा की समस्या भी है, जो जापानी और अमेरिकी सेनाओं के सहयोग का बड़ा प्रतीक बन सकता है। इस समय अमेरिका ओकिनावा पर कई सैन्य ठिकाने और 80,000 लोगों की आबादी बनाए हुए है। उन 80,000 लोगों में से लगभग 30,000 सक्रिय ड्यूटी सैन्यकर्मी है, जो अमेरिकी सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं से आते हैं। अमेरिका की यह मौजूदगी मतलब है कि अगर चीन ओकिनावा पर कोई सीधा हमला करता है, जो लगभग तय है, अगर दोनों देशों में से कोई भी मियाको जलडमरू मध्य को ब्लॉक करता है तो ताइवान पर चीनी आक्रमण के दौरान अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाएगा। संभव है कि अमेरिका वैसे भी इसमें शामिल हो, लेकिन अगर चीनी मिसाइलें अचानक अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दे तो उसके पास इसमें शामिल होने का एक अतिरिक्त कारण होगा। जापान कुछ समय से चुपचाप ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। अगर उसे नाकाबंदी करनी पड़ी तो उसके पास ऐसा करने के लिए जहाज है। JS इकाजुची जैसे जहाज बेहद अहम होंगे, लेकिन जापान के हेलीकॉप्टर कैरियर JS इजुमो और JS कागा और भी अहम है। अब ये कैरियर सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि 12-15 F-35B भी ले जा सकते हैं। जापान ने इन्हें अपग्रेड किया है। इस हवाई ताकत को 48 आधुनिक विध्वंसक युद्धपोत के साथ जोड़ दें तो जापान के पास एक ऐसी नौसेना है जो चीन की नौसेना को टक्कर दे सकती है, भले ही संसाधनों की संख्या में नहीं, लेकिन ताकत के मामले में जरूर। ये नौसेना मियाको जलडमरू मध्य की नाकाबंदी को तब तक बनाए रख सकती है जब तक अमेरिका अपने विमान वाहक पोतों और विध्वंसक युद्धपोतों के साथ नहीं आता। शायद शी को लगा था जापान ताइवान विवाद में नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये उम्मीदें टूट गई हैं। प्रधानमंत्री बनने के कुछ हफ्तों बाद सनाई ताकाइची ने कहा कि ताइवान पर चीन की सैन्य कार्रवाई जापान के अस्तित्व के लिए खतरा होगी। यहाँ तक कि बिना उस स्पष्ट बदलाव के भी जो हमने जापान की आत्मरक्षा केंद्रित नीति में देखा है, यह एक साफ संकेत है कि अगर शी ताइवान पर हमला करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ते हैं तो जापान चीन के खिलाफ लड़ाई करेगा। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, यह पूरी तरह स्पष्ट है। जापान चीन को चेतावनी दे रहा है कि शी की योजनाएं जापान के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए वह सैन्य जवाब देगा। शी खुद को इंडो पैसिफिक का मुख्य शक्ति निर्धारक समझता था, लेकिन एक युद्धपोत से जापान ने यह गलत साबित किया, जिससे चीन के राष्ट्रपति अपमानित हुए। ये जापानी शैली की क्लासिक नपी तुली बात है, पर संदेश साफ और जोरदार है। आगे क्या होगा, इस पर चीन और जापान के बीच और ज्यादा खींचतान देखने को मिलेगी। 20 अप्रैल को फर्स्ट पोस्ट ने बताया कि चीन ने प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के लिए युद्धपोत भेजे हैं, जो यूं ही संयोग से नहीं हो रहे, बल्कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस के अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने के साथ हो रहे हैं। चीन अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता है, लेकिन जापान जब वही साझेदारियां दिखा रहा है जिससे चीन चिंतित है, तो उसका संदेश कमजोर पड़ता है। हजारों मील दूर शी का एक सहयोगी भी ये झटका महसूस कर रहा है। 15 अप्रैल को पुतिन ने रूस के पैसिफिक फ्लीट से 2 फ्रिगेट्स और एक सप्लाई शिप को 5 दिन के लिए चीन भेजा। ताइवान जलडमरू मध्य में जापान की कार्रवाई व्लादिमीर पुतिन की नजरों से नहीं बची होगी। शी ने मुख्य संदेश समझ लिया, लेकिन जापान ने व्लादिमीर पुतिन को भी यह जता दिया कि वह शी के करीब जाने की जो भी बेताब कोशिशें कर रहे हैं वे अनदेखी नहीं की जा रही हैं।
जापानी अत्याधुनिक विध्वंसक रूस के उन पुराने फ्रिगेट्स के लिए जिन्हें उसने चीन भेजा था उपयुक्त जवाब है। जापान ने ताइवान जलडमरू मध्य में कुछ घातक भेजा है जिस पर शी या व्लादिमीर पुतिन कुछ नहीं कर सकते। और रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो वो उस जापानी कंपनी के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जिसने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अभी अभी कुछ पागलपन कर दिया है। एक नई साझेदारी बन रही है। यूक्रेन को भेजे गए हथियार उस गठबंधन की शुरुआत है जो यूरोप और हिंद प्रशांत बदल सकता है। हमारे वीडियो में और जानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ताइवान की स्थिति पर ताज़ा कवरेज देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।